May I come in, sir? यस, बैठिए। Thank you. क्या नाम है आपका? Sir, my name is Abhay Kumar. ओके। अगर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Sir, as you know that my name is Abhay Kumar and I belong to Bareilly district of Uttar Pradesh. And I have completed my graduation from Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly. And now I am doing 1 year advanced diploma in industrial safety from Bharat Institute of Fire Engineering and Safety Management. ओके, नाइस। सो अभय, व्हाई यू ज्वाइन फायर एंड सेफ्टी फील्ड? Sir, I want to join fire and safety field because there are several opportunities in this field and it is a growing field. ओके, हाउ डू यू नो अबाउट द फील्ड? Sir, I have heard my relative. ओके, हाउ डू यू नो अबाउट द BIFS कॉलेज? My friend done course from here and he told about me about this college. ओके, अबे सिविल आया अपना? Yes, sir. Here is my CV. अबे फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, एक सिस्टर हैं और एक मुझसे बड़े भाई हैं. आपसे बड़े भाई हैं। ओके। अबे आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपने डिप्लोमा किया फायर एंड सेफ्टी का? तो उसमें फायर जो पहला सब्जेक्ट था फायर सेफ्टी ऑक्यूपेशनल हेल्थ और फैक्ट्री एक्ट और डिसास्टर एनवायरनमेंट. ओके, तो इनमें से आपको कौन सा फेवरेट लगता था? मुझे सबसे अच्छा इसमें फायर लगा और मैं एक फायरमैन बनना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी रुचि जो है फायर में ज़्यादा है. फायर में ज़्यादा है। ओके। अभी एक पिक्चर आई है अग्नि। यह सर अभी जल्दी में रिलीज़ हुई है. हाँ, ये फायरमैन पे ही बेस्ड है वो मूवी। तो देखी आपने वो मूवी? नहीं सर, अभी मैंने देखी नहीं. अभी नहीं देखी। कौन एक्टर काम कर रहा है जान बताया बताया आपको? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, देखिएगा, अच्छी मूवी है वो। अब है मुझे ये बताइए कि फायर क्या है? व्हाट इज फायर? सर, फायर इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन. ओके, एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फायर? सर सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं. जानकारी नहीं है। टाइप्स ऑफ फायर? सर, जो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमारी जो 5 क्लासेस होती हैं, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हमारा जो फ्लेमेबल यानी जो कम्बस्टेबल मटेरियल आ जाता है, जैसे कि हमारा पेपर हो गया, वुड हो गया और कोल हो गया, और इसे हम सॉलिड फायर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है। और जो हमारे क्लास भी है जिसमें हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स आ जाएंगे जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केमिकल, पेंट एट्सेट्रा, और इसे हम लिक्विड फायर के नाम से जानते हैं. जो तीसरा क्लास रहेगा इसमें उसमें हमारे जो फ्लेमेबल गैसेस हैं जैसे कि एसिटिलीन हो गया, मीथेन हो गया, CNG और LPG, और इस तरीके से जो गैसेस होती हैं वो क्लास C में आ जाती हैं और इसे हम गैस फायर के नाम से जानते हैं. और जो 4th क्लास रहेगी उसमें हमारा जो मेटल रहेगा वो आ जाएगा जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, और इसे हम मेटल फायर के नाम से जानते हैं. ठीक है। आपने 5 बताया था ना, ये 4 बोले? सर, कुछ समय पहले तक इसमें एक जो इलेक्ट्रिकल यानी जो इलेक्ट्रिक फायर है उसे भी रखा जाता था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ऐसा माना गया कि सर फायर एक्सटिंग्विशर का IS कोड है 15683. 15615683। ठीक है। एक फायरमैन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर, फायरमैन में कुछ इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए. पहली चीज़ तो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए.
और फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यानी कि फिट होना चाहिए। और उसके पास जो फायर से रिलेटेड जो सफिशिएंट नॉलेज है उसके पास होनी चाहिए। और उसके साथ यानी कि वो फिर एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। बस सर इतनी ही मुझे पता। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे आप तो फ्रेशर हैं, तो आप क्या फायरमैन नहीं बन सकते? सर बन सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाऊंगा जितना कि एक जो एक्सपीरियंस का व्यक्ति है वो कर सकता है। वो तो काम का एक ठीक है, अलग चीज़। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा तो आदमी उसमें काम में जो है उसके सफाई आती जाएगी, वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। लेकिन एक क्वालिटीज और क्या होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए एक फायरमैन में? आपने बताया मेंटली अलर्ट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी? सॉरी सर, मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जो है किसी की बॉडी में आग लग जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मेथड है उसके लिए? सर उसके लिए हम सबसे पहले उस व्यक्ति को यानी कि रोल करेंगे, ठीक है। रोल करेंगे और उसके बाद फिर, हाँ सर, रोल, स्टॉप, ड्रॉप एंड देन रोल। यस सर, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। ठीक है। हाइड्रेंट सुना है आपने, हाइड्रेंट के बारे में? यस सर। क्या होता है हाइड्रेंट? सर हाइड्रेंट एक विजुअल कनेक्शन पॉइंट होते हैं जो जहाँ पर हम होस पाइप को कनेक्ट करके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो हमारे हाइड्रेंट कहलाते हैं। हॉस पाइप कितने टाइप के होते हैं? होस पाइप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आ जाता है सक्शन होस, दूसरा डिलीवरी होस। और फिर इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सक्शन होस भी हमारा पार्शियली एम्बेडेड सक्शन होस और फुली एम्बेडेड सक्शन होस। एक तरीके से डिलीवरी में भी हम परकोलेटिंग, नॉन परकोलेटिंग और होस रील होस को रख सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा ठीक है। जो हॉज होता है, जो हमारा डिलीवरी हॉज होता है, इसको रोल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? सर इसके बेसिकली जो 4 मेथड्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे हमारा फर्स्ट मेथड है वो है कॉइल रोल मेथड, जो सेकंड है वो है हमारा डच मेथड, और जो थर्ड है वो है फ्लैंकिंग, और फोर्थ है फिगर ऑफ 8। अच्छा, अगर हम किसी फायर फाइटिंग के समय जो है हॉस पाइप यूज़ कर रहे हैं, डिलीवरी हॉस यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या मेंटेनेंस हमको हॉस पाइप के लिए करना चाहिए? सर मेंटेनेंस में तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि वो जैसे कहीं से फटा वगैरह नहीं हो, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और भी सर, सॉरी सर, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, पंप के बारे में सुना है आपने? यस सर। कितने टाइप्स के होते हैं पंप? ये 4 प्रकार के होते हैं, जॉकी पंप और इलेक्ट्रिक पंप और मेन डीजल पंप, और एक सर और होता है। एक और होता है, कौन सा? सॉरी सर, इसका नहीं पता। अच्छा, जॉकी पंप का क्या रोल होता है और क्या कैपेसिटी है इसकी? सॉरी सर, इसका जानकारी नहीं है। ठीक है। सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन? सर सेफ्टी इंडक्शन एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो भी न्यू वर्कर्स कंपनी में हायर किए जाते हैं उन्हें सेफ्टी इंडक्शन दिया जाता है। इसका जो पर्पस होता है यानी कि जो कंपनी का जो सेफ्टी कल्चर है और रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जो वर्कर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उन्हें काम करना होगा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताई जाती हैं। कब बताई जाती है? उसमें भी हम बता सकते हैं। टीबीटी क्या होता है? Sir, TBT stands for Toolbox Talk, and it is also known as Toolbox Meeting. It is a short meeting, and it takes place before the start of any work or shift. ओके, तो क्या क्या हम बताते हैं मतलब? सर टीबीटी में जैसे ये डिपेंड करता है कि कार्य यानी टास्क क्या होने वाला है। जैसे कि अगर हमारा एक्सकेवेशन का टास्क रहेगा तो हम उससे रिलेटेड
हज़ार्ड और प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। अगर हॉट वर्क से रिलेटेड है तो उसके हज़ार्ड और प्रिकॉशन के बारे में हम बताएंगे। ये एक प्रकार की शॉर्ट मीटिंग है, इसमें हम इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं बताते। ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब किन किन टॉपिक्स पे टीबीटी हम दे सकते हैं? सर टीबीटी हम इलेक्ट्रिक वर्क हो गया कन्फाइंड स्पेस पे, और हमारे केमिकल वर्क पे, और हमारा जो भी यानी हाइट वर्क हो गया, और इस तरीके से हम टीबीटी दे सकते अगर हैं। आपको कन्फाइंड स्पेस पे टीबीटी देनी हो, आपने बोला कन्फाइंड स्पेस, तो क्या टीबीटी देंगे और कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? सर कन्फाइंड स्पेस पर अगर मैं टीबीटी के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले मैं तो उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे कन्फाइंड स्पेस क्या है, एक प्रकार का पार्शियली एनक्लोज एरिया होता है जिसमें जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट हो सकता है, और ये ह्यूमन ऑक्यूपेसी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जाता, ये मेंटेनेंस के पर्पज से डिज़ाइन किया जाता है। और इसके कुछ हज़ार्ड इस प्रकार हैं, जैसे कि वहाँ पर जो पुअर वेंटिलेशन, पुअर इल्यूमिनेशन, सफोकेशन, और वहाँ पर यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, और वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है, एनरिचमेंट भी हो सकता है। और तो कितना ऑक्सीजन मेंटेन करना चाहिए? सर लगभग 19.5 से 23.5। 19.5 से 23.5, यानी 19.5 से 23.5% जो है ऑक्सीजन होनी चाहिए। यस तो अगर ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है? सर, उसमें फिर हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा में? हाँ सर, अच्छा, क्यों? क्योंकि सर जैसे कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें 100% ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं करते, उसमें 78% ऑक्सीजन यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन, और 1% अदर गैसेस रहती हैं। और कुछ रीजन है क्या, या यही रीजन है? सर जहाँ तक मुझे पता है यही रीज़न है। यही रीजन है। और अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी सांस लेने में। तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, यानी कि उसका एक लेवल होना चाहिए कि इतने लेवल पर हम अच्छे से सांस वहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी जैसे अभी आप नॉर्मल बैठे हैं, तो अभी आप सांस ले रहे हैं, तो कैसे पता कि आप इतना 19.5 भी ले रहे होंगे, या कम ले रहे हैं, या ज़्यादा ले रहे होंगे? यहाँ तो आपने कोई मेंटेन नहीं किया है। सर हाँ, आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं कि आपने अगर 19 किया है तो वो 19% आप पूरा चला जा रहा है, या इतना ही होना चाहिए? सर ये जो एनवायरनमेंट में यानी इस तरीके से सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन है जैसे कि हम आसानी से सांस ले सकें। तो लेकिन वहाँ पर जो है यानी जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और एनर्जी। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? इस एटमॉस्फेयर में अगर आप करो 79% नाइट्रोजन है, कुछ 1% अलग अलग गैसेस हैं, और बाकी का जो है 19 ये इतना है, तो अगर 19 आपने ले लिया तो बाकी के लिए क्या बचा? सॉरी सर तो आए हम। अच्छा ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में अदर क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको? सर जैसे कि वहाँ पर हम जो PTW हमारा होना चाहिए, उसके साथ ही जो PTW क्या? परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या होता है ये? सर ये एक प्रकार की रिटन परमिशन होती है जो कि ऑथराइज पर्सन के द्वारा इशू की जाती है, जिसमें हमारा जो परमिट रिक्वेस्टर, परमिट इशूअर एंड EHS डिपार्टमेंट के साइन होना जरूरी है। ओके ठीक है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर हम बिना परमिट के अगर वहाँ पर काम करेंगे तो एक प्रकार से ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से इलीगल माना जाएगा, क्योंकि अगर उसका परमिट ही नहीं होगा तो वो काम फिर अगर करेंगे और कुछ हो जाता है उसके बाद तो EHS के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सिर्फ इसलिए हमको परमिट लेना जरूरी है? यस सर। या और भी कोई बेनिफिट है परमिट, वर्क परमिट लेने के? सर मुझे तो यही पता है। आपको यही पता है कि ये खाली एक लीगल वो है इसलिए ले लिया, अदरवाइज और कोई बेनिफिट नहीं है परमिट लेने का? हाँ सर। अच्छा ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में आपने बताया कि ऑक्सीजन का हो गया, पॉइजनस गैसेस है, तो पॉइजनस गैसेस हैं कैसे पता करेंगे और कैसे उसको दूर करेंगे? सर उसके लिए गैस की टेस्टिंग होगी। गैस टेस्टिंग करते हैं आप? ठीक है। और क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे?
सर उसके बाद जो यानी जो एंट्री, जो वहाँ पर जो लोग एंट्री करेंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे हम, किस तरीके से उन्हें एंट्री करनी है वहाँ पर। और उसके साथ ही वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करेंगे, प्रॉपर इल्यूमिनेशन की व्यवस्था करेंगे, जैसे 24 वाट का हम बल्ब लगाएंगे। और उसके लिए यानी कि जो हमारा सेल्फ ब्रीथिंग अपार्टस होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, BA सेट का। हम BA सेट का उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जो वहाँ पर एक व्यक्ति रहेगा जो रेगुलर कम्युनिकेट करेगा उस व्यक्ति से जो वहाँ पर अंदर गया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और वो व्यक्ति जो है उसने यानी कि या टॉक्सिक गैसेस को उसने इनहेल किया और वो व्यक्ति बेहोश हो गया, तो उसे तुरंत ही बचाया जा सके। अच्छा, तो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। अब है MSDS का सुना है आपने? MSDS यस सर। क्या होता है ये? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। क्या है ये? सर जैसे कोई भी हमारा मटेरियल है तो उसमें यानी कि उससे रिलेटेड जो हज़ार्ड हैं और उनसे हमें कैसे बचना है उसके बारे में सब ओवरऑल जानकारी सब उसमें लिखी रहती है। अच्छा। जैसे कि अगर कोई केमिकल है तो वो यानी कि ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से यानी कि अपना इफेक्ट डाल सकता है, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। जैसे कि कोई केमिकल है तो वो यानी कि हवा में फैलकर भी हम यानी इनहेल करेंगे तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, या जैसे हम अगर उसे छुएंगे तब भी वो हमें नुकसान दे सकता है, इस तरीके से। और अगर ऐसा होता है यानी कि अगर वो हमें नुकसान देता है तो उसके बाद हम क्या प्रिकॉशन लेनी है, वो सारी चीज़ें जानकारी उसमें लिखी होती है। लिखी होती क्या है। क्या फायर फाइटिंग मेजर्स है, क्या फर्स्ट एड मेजर्स है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कैसे स्टोरेज करना है उसको, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी प्रोडक्ट के बारे में MSDS में लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये MSDS का लिखी होती है, उसको कहाँ कहाँ हमें कुछ कैसे रखना चाहिए या कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, वर्करों को कैसे पता लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में? सर उन्हें हम इस बारे में बताएंगे, बाई TBT बता सकते हैं। और क्या मेथड? सर पहली चीज़ तो ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, जिससे जो है जिन व्यक्तियों को इंग्लिश नहीं आती वो भी अच्छे से उन्हें समझ सकें। और वो यानी जगह जगह वो चीज़ यानी लगी होनी चाहिए, जिससे जो है उसे वो देखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ लीगल पे बात करते हैं। एक इंडस्ट्रीज में लीगली क्या क्या चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए? सर लीगल में तो जैसे फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें सेक्शन दिए हुए हैं, 120 धाराएं और 11 चैप्टर, उनके अनुसार जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। हम मतलब वही जानना चाह रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे मुझे कुछ भी ऐसे मुझे 8-10 रूल्स की एज पर लॉ फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि यहाँ पे एक फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए या इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ये होना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट एड वैसे होना चाहिए, फर्स्ट एड रूम या फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा? हाँ सर, ये सारी चीज़ें जरूरी होनी ऐसा चाहिए। लीगल है रिक्वायरमेंट? हाँ या सर, इन चीज़ों का उल्लेख जो है वहाँ पर किया गया है सेक्शन में। अच्छा, क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, रूम होना चाहिए, या कोई डॉक्टर भी वहाँ होना चाहिए? हाँ सर, जैसे डॉक्टर भी वहाँ पर होना चाहिए और प्रॉपर वहाँ फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। फैक्ट्री क्या है? व्हाट इज फैक्ट्री? सर फैक्ट्री जहाँ पर भी 20 मजदूर जो है बिना विद्युत की सहायता से किसी प्रोडक्ट का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हमारा इंडस्ट्री कहलाता है। हाँ, फैक्ट्री कहलाता है ना। तो मान लो 20 मजदूर हैं, तो क्या वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर हमें बैठाना चाहिए? नहीं सर। हाँ, इसके लिए जैसे कि एक नंबर होता है, नंबर ऑफ पीपल की नंबर ऑफ वर्कर, यानी वहाँ पर कितने हाँ वही जाना चाहिए, कितने वर्कर पे, या अगर 20 वर्कर पे भी किसी कंपनी वाला है, वो मान लीजिए मैं ही मालिक हूँ कंपनी का और मेरे 20 वर्कर है, मैं एक MBBS डॉक्टर उनको देना चाहता हूँ, तो मैं रखूँ कि नहीं रखूँ? हाँ सर, आप रख सकते हैं। मैं रख सकता हूँ। हाँ, लेकिन जैसे एक चीज़ फैक्ट्री एक्ट में है कि इतने वर्कर्स के बाद ये चीज़ होनी चाहिए, अगर आप उससे कम पे भी रखते हैं तो ये उसके लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा, कम पे भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि इतने पे तो रखना ही रखना है ना? यस सर। तो वो नंबर से आपको पता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता।
अच्छा, सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है जानते हैं आप? हाँ यस सर। क्या है? सर सेफ्टी पॉलिसी यानी किसी भी कंपनी की एक सुरक्षा नीति होती है जिसमें यानी कि जो कंपनी है वो किस तरीके से यानी कि कार्य करेगी, किन यानी कि यानी सुरक्षा नीतियों का यानी कि उपयोग करते हुए कार्य करेगी, उसे हम सेफ्टी पॉलिसी कहते हैं। ये भी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है सेफ्टी पॉलिसी होना हर कंपनी में? यस सर, सेफ्टी पॉलिसी हो गई चाहे सेफ्टी कमेटी हो गई, ये सारी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। सारी लीगल रिक्वायरमेंट है। जो आपकी पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर की, यस सर। जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, क्या ये भी एक लीगल है? यस सर। या सेफ्टी ऑफिसर रखना नहीं रखना चलेगा? मतलब नहीं सर, होना यानी कि सेफ्टी ऑफिसर तो वहाँ होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। कौन कहता है कि होना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट सेफ्टी ऑफिसर का वहाँ पर होना यानी कि अनिवार्य है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट कोई सेक्शन नहीं पता आपको? नो सर। ठीक है, चलिए ELCB की फुल फॉर्म क्या है? ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या यूज है इसका? सर जैसे कि अगर ELCB लगी हुई है तो अगर कहीं भी कोई व्यक्ति अगर किसी यानी वायर को यानी कि टच करता है तो ऐसी कंडीशन में ELCB ट्रिप हो जाएगी। तो क्या हुआ टच करने से? टच करने से यानी कि जो जो करंट का फ्लो वो हमारी बॉडी में आया, बॉडी से यानी कि अर्थ से यानी कि हम यानी कि ज़मीन पर खड़े हैं तो वहाँ पर यानी कि वो ट्रिप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर वो वायर जो है कटा हुआ है, हाँ, और उसे हमने टच किया तो, और हम अगर शूज़ नहीं पहने हुए हैं तो वो ट्रिप हो जाएगी। और शूज पहने तो नहीं होगी? नो सर। मतलब बेसिकली ELCB क्यों लगाया था हमने? उसका पर्पस क्या था उसको लगाने का? सर ELCB एक तो यानी कि पहले समय में सर जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह होते थे तो उसके लिए केवल हम CV का उपयोग करते थे, लेकिन उसी का एक तरीके से अपडेट वर्जन है ये। मतलब MCB लगाते थे शॉर्ट सर्किट के लिए, उसी का अपडेटेड वर्जन ELCB है। शॉर्ट सर्किट के लिए लगाते हैं इसको। हाँ, यह शॉर्ट सर्किट है और साथ ही साथ में जो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई यानी अर्थ लीकेज वाली, ये अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है और वो शूज पहने हुए नहीं है तो ELCB तब भी ट्रिप हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। करंट से बचने के लिए, करंट से बचने के लिए कोई भी ऐसा अगर नेगलेक्ट वायर है, अगर किसी ने टच कर दिया, पैर पड़ गया या कोई मटेरियल लग दिया और मटेरियल को टच किया तो उस केस में पहले करंट लग जाता था। अगर ELCB से है तो तुरंत जैसे ही अर्थ मिलेगा और वो ट्रिप कर जाएगी। ठीक है। और MCB आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। कितने एम्पियर पे या मिली एम्पियर पे वो ट्रिप करनी चाहिए या ट्रिप करती है? सॉरी सर, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता। इतने डिटेल में नहीं पता। अर्थिंग के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं पता। ये सर क्या? सर स्काफोल्डिंग एक प्रकार का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और ये बेसिकली हाइट पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 7 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा हो गया इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग, वर्टिकल स्काफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग और मोबाइल टावर स्काफोल्डिंग, पेटेंटेड स्काफोल्डिंग और ट्रेसले स्काफोल्डिंग। अच्छा, और इसके कंपोनेंट्स नेम क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि लेजर हो गया, सोल प्लेट, बेस प्लेट और स्टैंडर्ड और मिड रेल, टॉप रेल, टो बोर्ड। सर क्रेन सेफ्टी डिवाइसेस बता सकते हैं? आपको हम बताते हैं, ठीक है। आपको हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपका CV में रख ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।